हिंदुस्तान अखबार 25 जून 2026। अशोक कुमार का लेख है, सामूहिक लापरवाही के इतिहास से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में घटी भीषण आग की घटना, जिसमें 15 युवाओं की जान चली गई, केवल स्थानीय दुर्घटना नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक गंभीर चेतावनी है। दिल्ली, मुजफ्फरपुर और दूसरे शहरों के हालिया अग्निकांडों के बाद हुई ये त्रासदी हमें याद दिलाती है कि देश में शहरी विकास जिस गति से हो रहा है, उस अनुपात में आग से सुरक्षा की व्यवस्था बहुत मजबूत नहीं हो पाई। आज देश की ऊंची-ऊंची इमारतें बन रही हैं, बड़े-बड़े मॉल, कोचिंग संस्थान, अस्पताल, होटल और आवासीय टावर तेजी से बन रहे हैं, पर आग से निपटने की तैयारी कई जगह दशकों पुरानी समझ पर चल रही है। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में आग की घटनाएं बार-बार बड़ी त्रासदी में क्यों बदल रही हैं। इसका उत्तर कई स्तरों की विफलताओं में छिपा है। शॉर्ट सर्किट, खराब रखरखाव, भवनों के नक्शे में अवैध बदलाव, अवैध आपातकालीन विकास, क्षमता से अधिक अभाव, ये सब आग को घातक बना देते हैं। यदि भवन में प्रभावी फायर अलार्म, सुरक्षित निकास, धुआं नियंत्रण की व्यवस्था और प्रशिक्षित कर्मचारी न हो, तो आग भी कुछ ही मिनटों में बड़ी जनहानि में बदल सकती है। यह नई समस्या नहीं है। 13 जून 1997 को हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड से लेकर आज तक आग लगने की लगभग हर बड़ी घटना में एक समान पैटर्न दिखाई देता है। नियमों का उल्लंघन, चेतावनियों की अनदेखी, निरीक्षण की महज औपचारिकता, कार्रवाई तब होती है जब जानें जा चुकी होती हैं। आज ज्यादातर जगहों पर अग्नि सुरक्षा का अर्थ केवल अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त कर लेना रह गया है। भवन में प्रमाण पत्र लगा है, इसलिए मान लिया जाता है कि सुरक्षा भी सुरक्षित है, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल अलग है। NOC किसी भवन की सुरक्षा का अंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि न्यूनतम अनुपालन का एक चरण मात्र होना चाहिए। दुर्भाग्य से व्यवहार में इसे ही सुरक्षा का पर्याय बना दिया गया है। यही वह सोच है जिसे बदलना होगा। इस व्यवस्था में लापरवाही केवल एक पक्ष की नहीं है। भवन मालिक, बिल्डर, संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान कई बार नियमों से बचने के रास्ते खोजते हैं। जैसा कि मैंने पहले संकेत किया है, स्वीकृत क्षमता से अधिक लोगों को भवन में रखा जाता है। दूसरी ओर विकास प्राधिकरण, नगर निकाय और अग्नि सुरक्षा विभाग के स्तर पर भी निरीक्षण और प्रमाणन अपेक्षा गंभीरता से नहीं किए जाते। कहीं निरीक्षण कार्य कागजी हो जाते हैं, कहीं सिफारिश पर निर्णय लिए जाते हैं, तो कहीं भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा होता है। एक और गंभीरता समस्या यह है कि इन भवनों में मौजूद लोगों की तैयारी और जानकारी के बराबर है। स्कूल, कॉलेजों, मॉल, अस्पतालों, होटल और कार्यालयों में अग्निशमन यंत्र, होज, रील, अलार्म व अन्य उपकरण अक्सर केवल इसलिए लगे होते हैं क्योंकि नियम में ऐसे कहते हैं। वास्तविक आपात स्थिति आने पर बहुत कम लोगों को पता होता है कि उनका उपयोग कैसे करना है। उपकरण मौजूद होते हैं, प्रशिक्षण नहीं होता है। अग्नि सुरक्षा सिर्फ फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। हर एक नागरिक और कर्मचारी संस्थान को यह पता होना चाहिए कि आग लगने पर सबसे पहले क्या करना है, निकासी का रास्ता कौन सा है और शुरुआती स्तर पर अग्निशमन उपकरण कैसे चलाए जाते हैं। कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, मॉल और आवासीय सोसाइटियों में नियमित तौर पर फायर ड्रिल अनिवार्य होना चाहिए। किसी भी आग की घटना में शुरुआती कुछ मिनट वहां मौजूद लोगों की ही होते हैं। उनकी तैयारी ही तय करती है कि जान कैसे बचेगी या नहीं। आपातकालीन प्रतिक्रिया की बड़ी समस्या परिचालन संस्थान की कमी है। आधुनिक अग्निशमन वाहनों और उपकरणों को इमारत पहुंचाने के लिए निगमन मार्ग और प्राकृतिक खुला क्षेत्र चाहिए होता है। सामान्य दिनों में तो यह मामूली लगता है, पर आग लगने, भूकंप आदि में ये बाधाएं बचाव कार्य को धीमा कर नुकसान बढ़ा देती हैं। भारत को एक बड़ी चुनौती का स्वीकार करना होगा। हमारे शहर के ऊपर की ओर बढ़ रहे पर अग्निशमन क्षमता उसी गति से विकसित नहीं हो रही। बहुमंजिला भवनों में आग
लगने से निपटने के लिए विशेष उपकरण एरियल प्लेटफॉर्म जैसे ड्रोन, उन्नत रेस्क्यू सिस्टम, धुआं प्रबंधन तकनीकी और उच्च प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता है। आगे का रास्ता कठिन नहीं है, बशर्ते इच्छा शक्ति हो। अग्नि सुरक्षा मानकों को गहन समीक्षा व सख्ती से उनका पालन आवश्यक है। इसी तरह क्षमता से अधिक लोगों की मौजूदगी, अवरुद्ध निकास और अनधिकृत ढांचागत बदलाव पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपराधिक दायित्व से स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। जहां मानवीय लापरवाही के कारण जन माल की बड़ी हानि होने लगी है, वहां जिम्मेदार केवल जांच समितियों पर रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहना चाहिए। लाइसेंस पर रद्द करना, दोषी बिल्डरों को काली सूची में डालना, जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित करने के साथ आवश्यक व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए, अपवाद नहीं। लखनऊ की त्रासदी स्पष्ट संकेत दे रही है कि अब अगली दुर्घटना का इंतजार करने का समय नहीं है। भारत का शहरी भविष्य केवल ऊंची इमारतों पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वे सुरक्षित भी हों। अग्नि सुरक्षा को किसी नियम किए औपचारिकता कागजी आवश्यकता या प्रशासनिक असुविधा की तरह नहीं देखा जा सकता है। इसे जन सुरक्षा नीति के बुनियाद स्तंभ के रूप में स्वीकार करना होगा। यदि हमने अब भी गंभीरता नहीं दिखाई तो भविष्य की तमाम त्रासदियां दुर्घटनाएं नहीं मानी जाएंगी, बल्कि वे हमारी सामूहिक लापरवाही का ही परिणाम कहलाएंगी। अगला लेख है रिश्तों का खून। पुणे की युवा उद्यमी केतन अग्रवाल के साथ बेवफाई और कत्ल का जो जघन्य मामला सामने आया है, उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। उनकी उम्र महज 25 वर्ष थी और बाह्यवाद बीते महीनों से अपनी शादी को तैयारी में लगे थे। उनकी 25 वर्षीय मंगेतर भी तैयारियों को दिखावा कर रही थी। किसी होने वाली दुल्हन से बनते रिश्ते का ही नहीं बल्कि उनके होने वाले दूल्हे की जिंदगी का भी अंत कर दिया। किसी अवांछित या अप्रिय रिश्ते से बचने के दूसरे उपाय भी हो सकते हैं, पर सीधे हत्या कर देना संवैधानिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से सरासर गलत है। यह प्रेम विवाह नहीं बल्कि ये पारंपरिक विवाह की तैयारी थी। जिन्होंने अपनी बेटी पर यह रिश्ता लादा, अभिभावक यदि सजग रहते तो यह नौबत नहीं आती। अब बच्चे बुरी संगत में बिगड़ रहे हैं या अच्छी संगत से आगे बढ़ रहे हैं, क्या यह अभिभावकों की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दे रहे अभिभावकों को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त उन्हें जानने समझने के लिए जरूर खर्च करना चाहिए। ऐसे अपराधों के प्रति लोग नहीं है, तंत्र को भी सजग होना पड़ेगा। बीते वर्ष के ही 2 चर्चित मामले हैं। मेरठ के मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत को उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने बेरहमी से काटकर नीले ड्रम में चुनवा दिया था। तो इंदौर के राजा रघुवंशी को उसकी नई नवीली पत्नी मारने के लिए मेघालय ले गई। हमें गौर करना चाहिए कि क्या इन 2 मामलों में न्याय का पूरा चक्र हो चुका है? क्या लोगों तक न्याय का संदेश स्पष्टता के साथ पहुंच चुका है? समाज में इंसाफ की आवाज पुरजोर सुनाई पड़ती है, उसी समाज में अपराधों पर अंकुश रहता है। अब सवाल खड़ा होता है कि पुणे के युवा उद्यमी केतन अग्रवाल को कब तक न्याय मिलेगा? कानून व्यवस्था कब मिसाल पेश करेगी? हमें यह समझना होगा कि ऐसे अपराध होने से पूर्व कुछ संकेत अवश्य मिलते हैं। इन मामलों में भी कई संकेत स्पष्ट थे, पर परिवारों व समाजों में दिल की दूरियां बढ़ रही हैं और दिखावा तेजी से बढ़ रहा है। पुणे के इस मामले में भी सभी दिखावे में लगे थे। सगाई का जश्न था, फोटोशूट की वैश्विक योजनाएं थी, फेरों का आलीशान तैयारी थी, लेकिन अंदर से सब कुछ खोखला साबित हुआ। दिखावे के ऐसे दर्पण में सभी को अपना चेहरा जरूर परखना चाहिए। हमारी खुद की हकीकत हमारे हाथों से कहीं फिसलती तो नहीं गई है। पति पत्नी के बीच हिंसा के प्रति हमें ज्यादा मानवीय होना पड़ेगा। हालात और आंकड़े किसी भी संवेदनशील इंसान को रुला सकते हैं।
ध्यान रहे, हर बार पत्नी ही बेवफा नहीं होती। आंकड़े बताते हैं पति द्वारा पत्नी की हत्या के प्रति वर्ष 7,000 मामले सामने आते हैं, जबकि पत्नी द्वारा पति की हत्या के करीब 300 मामले दर्ज होते हैं। अतः रिश्तों में बढ़ती बेवफाई को समग्रता में देखना पड़ेगा। आधुनिक समाज की एक बुनियाद है मूर्खता, लेकिन मूर्खता में ऐसी समझदारी होना चाहिए कि हिंसा के लिए रत्ती भर भी जगह ना बन पाए। जब कोई रिश्ता चलाने लायक ना रहे तो हिंसा से करने से बेहतर है फिर से अजनबी हो जाना। साहिर लुधियानवी की एक प्रसिद्ध फिल्म गीत की पंक्तियां हैं, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। बाकी आज हमारे समाज में हर तरह की बदसूरती छीलती इंसानियत को खूबसूरत मोड़ों की तलाश है। अगला लेख है शांति प्रस्ताव। कोरिया के युद्ध को संयुक्त राष्ट्रीय शब्दों में दक्षिण कोरिया पर उत्तरी कोरिया के आक्रमण को आज पूरा 1 वर्ष हो गया है। इस बीच कितने ही अपराध व्यक्तियों को अपने प्राण से हाथ धोना पड़ा, कितने लुंज पुंज तथा ग्रहहीन हो गए, कितने भव्य भवन धाराशायी हुए, कितने अस्पताल व शिक्षालय बम वर्षा तथा गोलाबारी से नष्ट भ्रष्ट हुए और कितने उद्योग धंधे निस्तंभूत हो गए। इसका आकलन आज कौन कर सकता है? प्रश्न उठता है और वह बहुत स्वाभाविक है कि कोरिया का युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है। साम्यवादी कहेंगे कि कोरिया को एकता तथा स्वतंत्रता के लिए और यदि अमेरिका तथा उसके साथियों से पूछेंगे तो वो भी ठीक इन्हीं शब्दों को अपने उत्तर में दोहराएंगे। जबकि उद्देश्य एक ही है, तो फिर इतना रक्तपात और विनाश क्यों? क्या मानव बुद्धि पशुता तथा बर्बरता से इस प्रकार अभिभूत हो गई है कि किसी समस्या को हल करने के लिए युद्ध के अतिरिक्त उससे और कोई साधन सूझता नहीं है? जब उत्तरी दक्षिणी कोरिया के निवासियों में रंग रूप, वर्ण, जाति, खान पान, रीति रिवाज आदि का कोई अंतर नहीं है, तो फिर दक्षिण कोरिया व उत्तर कोरिया का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। 38वें अक्षांश पर कोरिया का विभाजन ऐसा ही है जैसे कि शरीर का धड़ व सिर के रूप में विभाजन है। मूल कठिनाई यह है कि युद्ध में संलग्न दोनों पक्ष इस तथ्य को विस्मरण कर देते हैं, जबकि कोरिया ही रणचंडी के नृत्य से धूसरित हो जाएगा और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने के लिए कोरियावासी भी न रहेंगे। तब कोई भी पक्ष विजयी हो इसका क्या असर पड़ेगा? महाभारत के युद्ध के पश्चात कौरवों व पांडवों की जो दशा हुई है वह इतिहास में अमिट है। यदि दीर्घ काल तक कोरिया लहूलुहान होता रहा तो एक दिन वह जाएगा जब उसके मृत शरीर में किसी प्रकार प्राण नहीं फूंका जा सकेगा। इसी भयावह भविष्य की कल्पना कर भारत ने यथासाध्य युद्ध विराम के लिए प्रयत्न किया, किंतु वह कृतकारी न हुआ। आज पुनः एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया है जो शांति प्रयास के लिए नवीन अवसर प्रदान करता है। अगला लेख है अफशार आलम का। बीते 6 वर्षों में नई शिक्षा नीति ने कितनी दूरी तय की? भारत सरकार ने जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तुत की थी तब इसे देश की शिक्षा व्यवस्था में 34 वर्षों बाद किया गया पहला व्यापक सुधार बताया गया था। बीते वर्षों में इसे कार्यान्वयन के दौरान यह नीति केवल एक दृष्टि या घोषणा भर नहीं रह गई, बल्कि कार्यान्वयन के अधिक चुनौतीपूर्ण और प्रभावशाली चरण में प्रवेश कर चुकी है। भारत की पिछली नीति वर्ष 1986 में बनाई गई थी और साल 1992 में उसमें संशोधन किया गया था। उस समय न इंटरनेट था, न कृत्रिम बुद्धिमत्ता थी और जनसंख्यिकीय व आर्थिक चुनौतियां थीं जो आज हमारे सामने है। NEP 2020 का उद्देश्य इसी विसंगति को दूर करना है। इसने कठोर समिति शैक्षणिक संरचना के स्थान पर बहु विषयक, लचीली और परमाणुमुख शिक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की है, बल्कि
प्रणाली नहीं मानता, बल्कि जीवन भर सीखने वाले और बदलती परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल सकने वाले नागरिकों के निर्माण का आधार मानता है। जो विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को केवल एक विषय तक सीमित रखते हैं, अब उन्हें विभिन्न विषयों में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना पड़ रहे हैं। मसलन जामिया हमदर्द से बहु विषयक और कौशल आधारित शिक्षा को विश्वविद्यालय की पारंपरिक फार्मेसी, यूनानी चिकित्सा एवं संबंध अनुभव ने यह स्पष्ट किया है कि NEEP 2020 संस्थानों की मौजूदा विशेषताओं को नए शैक्षणिक ढांचे के साथ जोड़ने का अवसर प्रदान करती है। नई शिक्षा नीति की सबसे महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताओं में से एक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देना है, विशेषकर प्रारंभिक स्तर पर और फिर क्रमशः उच्च शिक्षा में। यह केवल भाषाई विशारद का सम्मान नहीं, बल्कि शिक्षा तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने का व्यवहारिक उपाय है। हमारे अनेक विद्यार्थी अपनी क्षमता के कारण नहीं, बल्कि भाषा संबंधी बाधाओं के कारण पीछे रह जाते हैं। इसलिए मातृभाषा आधारित शिक्षा ज्ञान तक पहुंच को अधिक लोकतांत्रिक बनाती है। दीक्षा और स्वयं जैसे डिजिटल मंचों ने इस दिशा को अहम भूमिका निभाई है। नई शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण पर अपेक्षाकृत कम चर्चित पहलू यह है कि व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा का अभिन्न अंग मानती है। नीति यह स्वीकार करती है कि यदि उस शिक्षा केवल डिग्रीधारी युवाओं का निर्माण करती रहे और उन्हें रोजगार पर कौशल प्रदान करे, तो हमें अपनी जनसंख्यीय क्षमता का पूरा लाभ नहीं मिल सकेगा। जाहिर है, इतने व्यापक स्तर के सुधार के साथ चुनौतियां जुड़ी होती हैं। इन परिस्थितियों ने निसंदेह पारदर्शिता, जवाबदेही और परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत को रेखांकित किया है। भारत के विश्वविद्यालय UGC, NMC, AITC, FCI और बार काउंसिल जैसी संस्थाओं के अधीन कार्य करते हैं। NEP 2020 की बनाने की परिकल्पना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर स्थापित करने की अनुमति, विदेशी डिग्रियों की मान्यता को सरल बनाना तथा विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के पहल इसी नीति की प्रमुख आयाम है। आगे की प्रक्रिया में 3 प्राथमिकताओं छोटे और क्षेत्रीय संस्थानों के लिए आवश्यक डिजिटल एवं प्रशासनिक अवसंरचना का निर्माण, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में लोगों को की विश्वास पर बहाली तथा भाषा और कौशल संबंधी प्रावधानों को जरूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाने पर ध्यान देना होगा। यदि इन लक्ष्यों को इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ाया जाता रहा जिसके साथ इसकी कल्पना की गई और प्रारंभिक क्रियान्वयन किया गया, तो NEP 2020 को उसे ऐतिहासिक मोड़ के रूप में याद किया जाएगा, जहां से भारतीय उच्च शिक्षा पर वास्तव में भविष्य के लिए होगी। अगला लेख है रमण महर्षि, ज्ञानी होने के गुण। समता एक ज्ञानी का सच्चा लक्षण है। समता शब्द ही भेद के अस्तित्व को सूचित करता है। सब भेदों में ज्ञानी एकता दिखता है, जिसे मैं समता कहता हूँ। समता का अर्थ भेदों का ज्ञान नहीं है, बल्कि जब आपको ज्ञान होता है तब आप देखते हैं कि यह भेद केवल बाहरी दिखावा है, नित्य नहीं। इन सब बाह्य भेदों में जो अभिन्न तत्व है वह सत्य है, जिसे मैं एकत्व कहता हूँ। यही सही है कि ज्ञानी ध्वनि, स्वाद, रूप, गंध इत्यादि भेदों का अनुभव करता है, लेकिन इन सब में वह हमेशा उस एक को देखता व अनुभव करता है। इसी कारण उसे कुछ पसंद या नापसंद नहीं होता। वह घूमता है, बात करता है और कर्म करता है, तो यह सब उसी एक सत्य में स्थिर रहकर करता है। उसकी दृष्टि में उस एक परम सत्य के अलग कुछ भी नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि मैत्री, करुणा, मुदिता, क्षमा जैसे भाव ज्ञानी के स्वभाव में बन जाते हैं। भले लोगों के प्रति स्नेह, दुखी और असहाय लोगों के प्रति करुणा, अच्छे काम करने में सुख का अनुभव, दुष्टों के प्रति क्षमा भाव, ये सब ज्ञानी व्यक्ति के स्वभाविक लक्षण हैं।
वे किसी भी अवस्था या हालात में समान रहते हैं, क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। वे अपनी सारी क्रियाओं में केवल दूसरे के लिए तत्पर होते हैं, कोई काम वे अपने लिए नहीं करते। मैंने आपसे कई बार कहा है कि जैसे कुछ लोग शुल्क लेकर दूसरों के लिए शोक प्रदर्शन होते हैं, यही उनका व्यवसाय है। उसी तरह ज्ञानी संसारक जीवों के लिए काम करते हैं, किंतु स्वयं अनासक्त और अप्रभावी रहते हैं। ज्ञानी लोग गाने वाले के साथ ताल मिलाते हैं, रोने वालों के साथ रोते हैं, हंसने वालों के साथ हंसते हैं, खेलने वालों के साथ खेलते हैं। उनका क्या नुकसान हो? उनकी स्थिति शुद्ध दर्पण जैसी होती है। जैसे दर्पण बिंब को ठीक वह जैसा होता है वैसे ही प्रतिबिंबित करता है, वह लिप्त नहीं होता है। वैसे ही ज्ञानी कर्मों में लिप्त नहीं होते हैं। दूसरी ओर जो जगत में कार्यरत हैं तथा सभी प्रकार के कर्म करते हैं, उन अज्ञानियों को यह अवश्य निश्चित करना पड़ता है कि कौन सा गाना गाया जाए, कौन सा कर्म शास्त्र सम्मत व्यवहार और जगत के हित में है। ज्ञानी की अवस्था केवल ज्ञानी ही जान सकता है। ज्ञानी को समझने के लिए स्वयं हमें ज्ञानी बनना चाहिए। ज्ञानी महात्मा के चारों ओर वातावरण में शांति का अनुभव होता है। वही एक साधन है जिससे कोई साधक किसी महात्मा की महानता को जान सकता है। उसकी वाणी, कार्य तथा बाह्य रूप से उसकी महानता के चिन्ह नहीं, क्योंकि वह साधारण लोगों के समझ से परे है। आज के सारे लेख पूरे हुए।